हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी की बुक से चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन और डेवलपमेंट मीन्स विकास। इस चैप्टर में हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से चीज़ों को हम रिसोर्स कहेंगे, वो कितने तरह के होते हैं और उनका यूज़ करते हुए जो डेवलपमेंट होती है उसके बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है एवरीथिंग अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आर नीड्स provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। यहाँ पर रिसोर्स की डेफिनेशन में लिखी गई है कि हमारे इन्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें जो अवेलेबल होती हैं वो जो हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करती है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, यानी कि उसे टेक्नोलॉजी की मदद से हम एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, यानी वो चीज़ इतना ज़्यादा दाम की भी ना हो जिसे हम यूज़ ही नहीं कर सकते, ख़रीद ही नहीं सकते। तो हमारे इकोनॉमी के अकॉर्डिंग वो क्या होनी चाहिए, वो इस तरह से होनी चाहिए, फिजिबल होनी चाहिए, जिससे कि हम उसे आसानी से ख़रीद सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ कल्चरली वो एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए, यानी पूरे समाज के द्वारा और जो हमारा कल्चर है उसके द्वारा वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई एक चीज़ है, अगर वो पूरी तरह से बैन हो जाती है तो क्या वो रिसोर्स कहलाएगी? बिल्कुल नहीं कहलाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ तभी रिसोर्स कहलाती है जब तक कि वो यूज़ में ना हो। ठीक है, तो हमारे इन्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें जो अवेलेबल हैं, जो हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करती है, ज़रूरतों को पूरा करती है और जिससे हम टेक्नोलॉजी की मदद से एक्सेस कर सकते हैं, इकोनॉमिकली जिसे हम ख़रीद सकते हैं, जिसे यूज़ कर सकते हैं और हमारे कल्चर में जो एक्सेप्टेबल हो उसे ही हम कहेंगे रिसोर्स। यहाँ पर एक फिगर दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि ह्यूमन बीइंग के ज़रिए जो नेचर है, टेक्नोलॉजी है और इंस्टीट्यूशन है, उनमें आपस में किस तरह का रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, आपस में एक दूसरे से रिलेशनशिप होता है, उनके बीच में एक रिलेशन होता है। कैसे? मान लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर नेचर में पाई जा रही है तो उसे हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो उसे टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि ज़मीन के अंदर कॉपर है, लोहा है, तो उसे हम कैसे निकालेंगे? तो टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसे निकालेंगे, राइट। और फिर उसके बाद हम इंस्टीट्यूशन में हम उसे भेजेंगे, उसका पर्सन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन किस पर डिपेंड है? नेचर पे। मान लीजिए कि एक मार्केट है, मार्केट में उस चीज़ का डिमांड है, लोहे का डिमांड है, ठीक है। तो लोहा कहाँ से आएगा? नेचर से आएगा, ठीक है। और नेचर में लोहा अगर पाया जा रहा है तो उसे एक्सेस हम कैसे करेंगे? टेक्नोलॉजी की मदद से करेंगे। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। किसके थ्रू डिपेंड है? तो ह्यूमन बीइंग के थ्रू डिपेंड है। क्यों डिपेंड है? ह्यूमन बीइंग के थ्रू ही डिपेंड क्यों है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही है जो किसी चीज़ को रिसोर्स बनाता है, जो किसी चीज़ को रिसोर्स के काबिल बनाता है। ओके, तो इसे आगे हम लोग समझेंगे। यहाँ लिखा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस, जिस भी चीज़ के ट्रांसफॉर्मेशन के जो प्रोसेस होते हैं, जो भी चीज़ें हमारी इन्वायरमेंट में अवेलेबल होती है, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो किसके किसके बीच में रिलेशनशिप होती है? तो नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में रिलेशनशिप होती है। तो जो चीज़ पाई जाती है हमारे नेचर में, उनका एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप होता है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में। और जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव जाति है, वो क्या करती हैं कि वो टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर से इंटरेक्ट करते हैं और फिर इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं, जिससे कि वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज
अज्यूम्ड बाय मेनी, क्या आप ये सोचते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो एक फ्री गिफ्ट है, फ्री का तोहफा है नेचर की तरफ से, जैसे कि बहुत सारे कोई सोचते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो रिसोर्सेज होते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के फंक्शन होते हैं। ह्यूमन बीइंग खुद भी एक रिसोर्सेज के इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। ह्यूमन बीइंग भी जो मानव जाति है वो भी एक रिसोर्स है। कैसे रिसोर्स है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग के मदद से ही कोई चीज़ कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म होती है एक रिसोर्स के रूप में। अगर मान लीजिए कि लोहा है, अगर लोहे का यूज़ अगर मानव जाति करे ही ना, अगर चट्टानों का यूज़ मानव जाति करे ही ना, तो क्या वो रिसोर्स कहलाएगी? बिल्कुल भी वो रिसोर्स नहीं कहलाएगी। इसलिए किसी भी चीज़ को रिसोर्स कौन बनाता है? किसी भी चीज़ को रिसोर्स ह्यूमन बीइंग बनाता है। इसलिए ह्यूमन बीइंग खुद एक रिसोर्स है। क्यों? दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज़ देम। मानव जाति ही होती है जो कि किसी भी चीज़ को इन्वायरमेंट से जो मिलती है उसे ट्रांसफॉर्म करती है, किसी भी मटेरियल को, और फिर उसे यूज़ करती है। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। जितने भी सारे रिसोर्सेज हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं उन्हें क्लासिफाई किया जाता है बहुत सारी कैटेगरीज़ में। उन्हें कैटेगरीज़ में डिवाइड क्यों किया जाता है? क्योंकि जब हम उसे कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं तो उसे हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें क्लासिफाई किया गया है अलग अलग बेसिस पर। पहला है ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर, पैदा होने के आधार पर। रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, पहला है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी खात्मे के आधार पर। कोई भी चीज़, कोई भी रिसोर्स कब तक वो रहती है, कब तक उसका यूज़ हम कर सकते हैं, उसके आधार पर रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं। पहला है रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी जो मालिकाना हक होता है उसके आधार पर रिसोर्सेज को चार भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है कम्युनिटी, तीसरा है नेशनल और चौथा है इंटरनेशनल। चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के स्टेटस के आधार पर रिसोर्सेज को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पोटेंशियल, दूसरा है डेवलप्ड स्टॉक और तीसरा है रिजर्व। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन को दिखाया गया है। अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स में ये बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और आप आसानी से क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर रिसोर्सेज को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को भी दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है कॉन्टिन्यूअस या फ्लो, एग्जाम्पल इसके हैं विंड, जैसे वाटर है, विंड है, वाटर है, और दूसरा है बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल वेजिटेशन, जैसे एग्जाम्पल्स में फॉरेस्ट हो गए, और दूसरा पार्ट है वाइल्ड लाइफ। ओके, अब नॉन रिन्यूएबल को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है रिसाइक्लेबल, जैसे एग्जाम्पल में मेटल्स हो गए, और दूसरा है नॉन रिसाइक्लेबल, जैसे एग्जाम्पल में फॉसिल फ्यूल्स हो गए। ह्यूमन रिसोर्सेज को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस और दूसरा है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। पार्ट 1 में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।